वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम जानेंगे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हम यूटीआई भी बोलते हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और इसमें जो दवाइयाँ होती हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो टाइप की मेडिकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो यूटीआई के थ्रू होने वाले सिम्टम्स को रोकने के लिए, जो कि हम बोलते हैं कि सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। दूसरा जो यूटीआई को जड़ से ठीक करती हैं। अब बात करेंगे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो यूटीआई है ये एक आम बीमारी है। ये बीमारी जब होती है जब बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट को संक्रमित कर देता है यानी इन्फेक्ट कर देता है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के थ्रू अंदर एंटर करता है और वो यूरेथ्रा से होता हुआ ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर में अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर यूरेटर और कभी कभी वो किडनी तक भी पहुंच जाता है। तो वैसे तो यूटीआई एक आम बीमारी है, लेकिन अगर इसको ध्यान ना दिया जाए, इसको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये जो इन्फेक्शन है ये बाद में जो ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरेटर और यूरेटर के बाद किडनी तक पहुंच सकता है। इस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और एक बार जब ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो उसकी वजह से कई सारी अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और दूसरी बीमारियां जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई जो है, ये एक कॉमन इन्फेक्शन होता है। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं इसके वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसके बाद ये ब्लैडर से जो यूरेटर्स हैं ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, यूरेटर तक पहुंचता है। और अगर अभी भी ट्रीटमेंट इसका नहीं किया जाता, नहीं हो पाता, तो ये जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया थे ये किडनी को भी संक्रमित करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं, और इसकी वजह से किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी जो है वो हो सकती हैं। तो जब बैक्टीरिया किडनी को इन्फेक्ट करने लगते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। तो जो पेशाब बनाने का काम होता है वो किडनी करती हैं। अब ये जो यूरिन होता है यानी कि जो पेशाब होता है, ये यूरेटर्स यानी कि जो पाइप जैसी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनसे होता हुआ जो आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर आके इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद में ये यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया जैसे कि खासतौर पर ई कोलाई जो होता है वो इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में अगर पहुंच जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कर देता है तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो यूटीआईज होने का खतरा महिलाओं में ज़्यादा होता है क्योंकि महिलाओं का जो मूत्रमार्ग होता है, यूरेथ्रा जो होता है वो छोटा होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है। जो फीमेल्स होती हैं उसमें यूरेथ्रा जो होता है 3 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है कुल मिला के, और जो मेल्स होते हैं उसमें जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स की। तो स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, इसका मतलब ये हो गया कि पेशाब बार बार आना या पेशाब करने की तीव्र इच्छा होना, बार बार पेशाब जाना लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आना। इसके अलावा क्लाउडी यूरिन, तो क्लाउडी यूरिन जैसे एक तरीके का वाइटिश कलर का जैसे धुंधला होता है जो कलर। अब हेमेटूरिया होता है, हेमेटूरिया का मतलब होता है जब यूरिन होता है उसका कलर रेड हो जाता है, पिंक हो जाता है या कोला कलर का हो जाता है, क्योंकि उस यूरिन के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो आती हैं और उसकी वजह से उसका कलर जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे यूरिन में खून आ रहा है। अब इसके अलावा यूरिन से बदबू आती है, इसको बोलते हैं फाउल स्मेलिंग यूरिन। पेट दर्द होता है, यूरेथ्रा में जलन होती है पेट के निचले हिस्से, और जो हमारी नाभि वाला हिस्सा होता है वहाँ पर तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा दिन भर में नॉर्मल से ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है। अब पेशाब जो होता है, पेशाब करने के वक्त जो पेनिस है और जो वेजाइना है उसमें पेन की फीलिंग होती है, वहाँ पर दर्द महसूस होता है। जो यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग है वहाँ पर जलन के साथ साथ दर्द होता है और सामान्य से पेशाब कम आता है, पेशाब का आना बंद हो जाता है। अब जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं इनको कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो वेजाइना है, वेजाइना के आसपास किसी भी प्रकार के जो सुगंधित प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्प्रे, डिटर्जेंट, सोप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वेजाइना के आसपास मौजूद जो यूटीआई से बचाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नेचुरल माइक्रोफ्लोरा होती है, वो नष्ट हो जाती है और इसकी वजह से यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। बाथ टब जो होता है या फिर स्विमिंग पूल में नहाने या तैरने से यूरिन इन्फेक्शन का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आप बाथ टब या स्विमिंग पूल में नहाना या तैरना अवॉइड करें। तो हर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो मेल और फीमेल पार्टनर्स हैं दोनों, वो 10 से 15 मिनट के अंदर टॉयलेट कर लें, जिससे अगर कोई बैक्टीरिया मेल या फीमेल जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें अंदर एंटर करने की जो कोशिश कर रहा होगा तो वो ऊपर नहीं चढ़ेगा और यूरिन के साथ में वो फ्लश आउट हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होगा, जिससे जो बैक्टीरिया है
अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर गया है तो वो पानी के जरिए वो फ्लश आउट हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अब पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना है। अगर पेशाब को रोकेगा कोई तो इससे जो यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो पेशाब होता है उसको आराम से करना चाहिए, जिससे कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली हो जाए। कई बार हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से पेशाब करके भाग जाते हैं। इसकी वजह से उनके जो मूत्राशय है यानी कि जो उनका यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर पेशाब बसता है और यूरिनरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो महिलाओं को हर बार टॉयलेट करके या पॉटी करके फ्रंट से बैक की तरफ वाइप करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ना कि बैक से फ्रंट की तरफ। अगर बैक से फ्रंट की तरफ आप साफ़ करेंगे तो जो पॉटी में जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, वाइप करने के दौरान वो वेजाइना में एंटर कर सकता है और जिससे यूटीआई का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब बात करेंगे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं इनमें सिम्टोमेटिक रिलीफ जो दवाइयाँ प्रोवाइड करती हैं, मतलब इनके यूटीआई के जो लक्षण होते हैं उनमें जो आराम प्रदान करती हैं। पहली कैटेगरी है यूरिनरी एल्कलाइजर्स। तो इसमें मैं आपको 2 सिरप बता रहा हूँ, ये दोनों ही शुगर फ्री सिरप होती हैं। अब पहली है यूरिलाइज़र, तो इसमें पोटेशियम सिट्रेट होता है। इसके अलावा जो एल्कासोल होती है इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। तो ये जो सिरप होती हैं ये यूरिन के पीएच को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन में होने वाले कुछ सिम्टम्स जैसे कि डायसूरिया, डायसूरिया का मतलब होता है पेशाब करते वक्त दर्द होना, और पेशाब करते समय जो जलन होती है, इन लक्षणों में आराम मिलता है यूरिनरी एल्कलाइजर्स यानी कि एल्कासोल और यूरिलाइजर से। तो बात कर लेते हैं इनके डोजेस की। तो ये जो एल्कलाइजर्स हैं ये बच्चे जो हैं 7 साल से 12 साल तक के, उनको 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है 250 ml पानी में डिज़ोल्व करके 3 से 5 दिन तक। बेस्ट ये होगा कि आप इसको 5 दिन तक दें। इसके अलावा जो बच्चे 12 साल से बड़े हैं और जो एडल्ट्स हैं इसके लिए जो इसकी डोज़ होती है वो 10 से लेके 20 ml तक होती है, दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार तक इसको दिया जा सकता है। इसको 250 ml वाटर में डिज़ोल्व करके 3 से 5 दिन तक। तो अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो यूरिनरी एल्कलाइजर्स हैं इनसे केवल जो यूटीआई के केवल लक्षणों में राहत मिलेगी, इससे इन्फेक्शन क्योर नहीं होता, ठीक नहीं होता। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो यूरिनरी एल्कलाइजर्स हैं इनके साथ नाइट्रोफ्यूरनटोइन नाम की एक दवा आती है, वो हमको नहीं देनी। तो जो नाइट्रोफ्यूरनटोइन है एक एंटीबायोटिक होती है। तो ये जो दवा है ये बढ़े हुए पीएच में काम नहीं करती है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो दवा है यूरिनरी एल्कलाइजर से एल्कासोल और यूरिलाइजर, ये क्या करती हैं, पीएच को बढ़ा देती हैं, और इस बढ़े हुए पीएच में यानी कि बेसिक मीडियम में ये नाइट्रोफ्यूरनटोइन जो होती है काम नहीं करती। तो अब जो एल्कासोल और जो यूरिलाइजर हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टमक में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, ऐंठन हो सकते हैं, थकान का अनुभव कर सकता है व्यक्ति को डायरिया यानी लूज मोशन हो सकते हैं, उसको वोमिटिंग हो सकती है। अब इसके अलावा जो यूरिनरी अल्कलाइज़र हैं जैसे कि अल्कासोल और यूरिलाइज़र, इनके साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये जो दवाएं सभी बेसिक मीडियम में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अल्कासोल और यूरिलाइजर जो हैं उनके साथ में इन एंटीबायोटिक्स को दिया जा सकता है। तो अब बात करेंगे हमारा जो अगला प्रोडक्ट है जो कि यूटीआईज़ के सिम्टम्स में राहत प्रदान करता है, ये है क्रेनबेरी जूस। तो जो क्रेनबेरी जूस होता है उसमें एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो होता है प्रोएंथोसाइनिडिन ए। तो ये केमिकल होता है जो कि क्रेनबेरी जूस के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करता है कि ये ईकोलाई जो होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। हमें पता है कि जो ईकोलाई होता है ये लगभग 85% जो केस होते हैं यूटीआई के उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो एक्यूट पाइलियोनेफ्राइटिस होता है, तो पाइलियोनेफ्राइटिस क्या होता है, जब जो बैक्टीरियाज जो होते हैं जैसे कि इकोलाई किडनी तक पहुंच जाते हैं और किडनी तक पहुंचकर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, किडनी में दूसरी प्रॉब्लम ये पैदा करते हैं, इसके लिए ये जिम्मेदार होता है। तो ये जो प्रोएंथोसाइनिडिन होता है ये क्या करता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उस पर क्या करता है, ये जो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है इसको ये अडेयर नहीं होने देता है, इसको ये स्टिक नहीं होने देता है, चिपकने नहीं देता है। अब ये बैक्टीरिया जब यूरिनरी ट्रैक्ट की सेल के साथ में अडेयर नहीं हो पाता, स्टिक नहीं हो पाता, तो ये यूरिन के द्वारा फ्लश आउट कर दिया जाता है। इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें डी मैनोज होता है 600 मिलीग्राम। तो जो डी मैनोज होता है एक प्रकार की नेचुरल शुगर होती है और ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट करती है, ग्रोथ को नहीं होने देती। इसके अलावा इसमें क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसमें प्रोएंथोसाइनिडिन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 300 मिलीग्राम।
तो अब इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं उनको दूर करने के लिए। तो अब जो हमारी अगली टैबलेट है जो कि लक्षणों में राहत प्रदान करती है यूटीआई के, उसका नाम है यूरिकाइंड। तो यूरिकाइंड टैबलेट जो है इसके अंदर एक्टिव सॉल्ट होता है वो होता है फ्लेवेक्सेट। तो जो फ्लेवेक्सेट होता है ये क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में होने वाले जो स्पाज्म यानी कि जो दर्द और ऐंठन होते हैं जिसके कारण जो पेशेंट है उसके जो निचले हिस्से में तेज़ दर्द होता है नाभि के आसपास, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो टैबलेट है फ्लेवेक्सेट एंटी स्पाज्मोटिक होती है। तो ये जो ब्लैडर की जो स्मूथ मसल जो होती हैं उनमें होने वाले जो इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि पेनफुल होते हैं उसको ये रिलैक्स करती है और यूटीआई के जो लक्षण है जैसे नाभि के आसपास जो तेज़ दर्द हो रहा था उसमें ये राहत प्रदान करती है। तो ये जो फ्लेवेक्सेट टैबलेट है इसमें जो एक्टिव सॉल्ट है वो फ्लेवेक्सेट है। अब इसके ब्रांड नेम कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो मैं आपको दिख रहा है ये यूरिकाइंड नाम से आता है। इसके अलावा फ्लेवोसिप 200 और फ्लेवोस्पास 200 के नाम से ये मिलता है मार्केट में। इसके अलावा ये यूरिस्पास नाम की एक टैबलेट है, इसमें भी फ्लेवोक्सेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो बात करेंगे जो फ्लेवोक्सेट 200 टैबलेट्स है उसकी डोजेस की, तो इसको TDS यानी दिन में 3 बार लिया जा सकता है। तो अब ये जो हमारी क्रीम है इसका नाम है प्रीमेरिन क्रीम। ये जो प्रीमेरिन क्रीम है इसके अंदर एस्ट्रोजन पाया जाता है और ये वेजाइनल एप्लीकेशन के लिए होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोजन जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड्स बनाता है। तो ये जो एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड होते हैं ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरीके से काम करते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होते हैं मतलब जिनका मासिक चक्र बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उनमें एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो घट जाता है और उसकी वजह से उनमें यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो क्रीम है ये क्या करती है, एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करती है। तो ये जो क्रीम है ये फीमेल्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा जो यीस्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वजाइना में उसमें भी ये कारगर होती है। लेकिन ये जो क्रीम है इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो होते हैं उनके स्पोर्स पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जो वेजाइना है वहाँ की जो नॉर्मल फ्लोरा है वहाँ पर लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो इकोलाई की एंट्री, जो कि इकोलाई क्या करता है फीमेल्स के अंदर यूटीआई करता है, तो उस इकोलाई की एंट्री नहीं होने देते फीमेल के यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। फीमेल की जो वेजाइना है उसके आसपास का एनवायरनमेंट ये एसिडिक बना के रखते हैं और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में जो इकोलाई है वो एंटर नहीं कर पाता और इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो अब जैसे कि ये प्रोबायोटिक्स हैं इसका एग्जाम्पल है स्पोरलैक टैबलेट्स। तो ये कब प्रेस्क्राइब की जाती? तो अब कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट जिनका चल रहा होता है या फिर जो काफ़ी ज़्यादा सेंटेड सोप या फिर सेंटेड स्प्रे या साबुन जिसको हम बोलते हैं सोप को, ये जो अब वेजाइना के आसपास इसको यूज़ करते हैं लगाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो माइक्रोफ्लोरा है उसमें से जो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। और लैक्टोबैसिलस जो होता है मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, इकोलाई की एंट्री नहीं होने देता, एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखता है वहाँ पे। तो अब ये यूज़फुल होता है। तो इसको वापस से रिस्टोर करने के लिए वेजाइना के आसपास वेजाइना में ये जो स्पोरलैक टैबलेट्स हैं ये दी जाती हैं। इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गई टैबलेट की बात। अब ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये सैशेट की फॉर्म में आते हैं, जैसे डैरोलेक्स सैशेट होता है, इसको एरेस्टो बनाता है और इसका अगला एग्जाम्पल है VSL3। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यूटीआई जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड। तो जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज होते हैं उनमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसको यूटीआई हुआ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब जिसका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, ये वाला केस जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का होता है। इसके अलावा ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है और जिसको यूटीआई हुआ है तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की कैटेगरी में आता है। अब ऐसा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें व्यक्ति को बार बार बुखार आ रहा है, इसके अलावा उसको जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ उसको स्टोन्स भी हैं। अब उसको सेप्सिस हुई है जिसको सेप्टिक भी बोलते हैं आम भाषा में। ऐसा व्यक्ति जिसको यूटीआई के साथ में डायबिटीज़ भी है, ये भी हो गया है, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके ब्लैडर में स्टोन है और उसको यूटीआई हो गया है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी एज ज़्यादा है और उनको यूटीआई हो गया है, अब है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब यूरिन रुक गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके कैथेटर लगे हुए हैं और जिसको इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है।
अब ऐसा व्यक्ति जो जिसका इन्फेक्शन किडनीज तक पहुंच गया है, जिसको कि हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, तो ये सब के सब जो हैं ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का केस है। और अब ऐसा व्यक्ति जिसको बार बार यूटीआईज होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं कुछ कुछ समय अंतराल के बाद, तो ये सभी जो हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो अब आता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। तो अब अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से केस हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो महिला या पुरुष हैं जिनका इम्यून सिस्टम एकदम नॉर्मल है और जिनको यूटीआई केवल पहली या दूसरी बार ही हुआ है, तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहलाता है। और अब ऐसी महिला जो कि प्रेग्नेंट नहीं है और जिसकी उम्र भी कम है, ये भी अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का एग्जाम्पल है। तो अब ऐसे महिला या पुरुष जिनकी एज 50 साल से कम है और जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है और जिसको और कोई क्रिटिकल डिसीज़ नहीं है, तो ये भी अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। अब ऐसा व्यक्ति महिला या पुरुष जिसमें कोई भी जिसके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो अब जो यूटीआई जो है केवल जो यूरेथ्रा से जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर तक ही जो फैला है, जिसने अभी किडनीज को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो ऐसा इन्फेक्शन भी अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की कैटेगरी में आता है। तो अब हमें पहले ये जांचना है कि जो इन्फेक्शन हुआ है किसी व्यक्ति को या महिला को, वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है या अनकॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। इसके बेसिस पर जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कैसा दिया जाना है। तो जिस व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है उसका यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट जो है उसका होना चाहिए। तो इससे पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या किस स्पीसीज की वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। तो उस प्रकार की स्पीसीज को किल करने के लिए हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं और यूरिन इन्फेक्शन इससे क्योर हो जाएगा। तो अब अगर आपने यूरिन टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि यूरिन टेस्ट जो होता है उसको रिजल्ट आने में उसका काफ़ी समय लगता है, तो ऐसा होता है कई बार आपको जो सिम्टम्स हैं वो उसके परेशान कर रहे होते हैं और आप डॉक्टर से बोलते हैं कि आप मेरे को दवाई दे दो, आप मेरा टेस्ट ना करो। तो अगर किसी व्यक्ति का यूरिन टेस्ट नहीं हुआ है, तो यूरिन टेस्ट नहीं हुआ है तो डॉक्टर अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक अंदाज़ा लगा के, अनुमान लगा के कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन हुआ होगा, तो डॉक्टर आपको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब अंदाजे से आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो जैसा कि सभी डॉक्टर जानते हैं कि 90% केसेस जो होते हैं यूटीआई के, इसके लिए ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो इस ई कोलाई को किल करने के लिए एंटीबायोटिक जो होते हैं डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे पहला एंटीबायोटिक है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो ये एक बड़ा पुराना और बड़ा बढ़िया रिजल्ट वाला ये एंटीबायोटिक होता है। तो ये निफ्टास नाम से आता है इसका जो ब्रांड नेम है। तो अब इसकी जो एडल्ट डोज होती है वो होती है 100 mg 2 टाइम्स अ डे। इसको 100 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है। मतलब ये जो निफ्टास 100 mg जो टैबलेट है, इसकी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दी जा सकती है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको टोटल 5 दिन तक जारी रखना चाहिए। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं कॉमन, वो डायरिया हो सकता है, मतलब लूज मोशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको एनोरेक्सिया या भूख न लगना भी बोलते हैं, हेडेक मतलब सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस जो होता है मतलब सिर चकराना, और फीलिंग स्लीपी मतलब नींद ज़्यादा आएगी। अब इस दवा से रिलेटेड जो चेतावनी वो ये है कि जिस व्यक्ति का इन्फेक्शन जो किडनी तक पहुंच गया है, मतलब जिसको पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है, उस कंडीशन में ये दवा नहीं प्रेस्क्राइब की जाती। तो अब नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो 100 mg टैबलेट्स होते हैं उसके कुछ और ब्रांड्स मैं आपको बताता हूँ। पहला ब्रांड है रेजफ्यूरैन, ये अबॉट कंपनी इसको बनाती है। नेक्स्ट वन इज़ मार्टिफर एमआर। इसके अलावा नाइट्रोबेस्ट, जो नाइट्रोबेस्ट है इसको ल्यूपिन बनाता है। तो अब जो हमारी अगली दवा है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है, ये है फॉस्फोमाइसिन। ये फॉस्फोसिन ब्रांड नेम से आती है, एरिस्टो कंपनी इसको बनाती है। तो ये जो पाउडर है इसको टोटल 100 ml पानी में डिजोल्व करके व्यक्ति को दे दिया जाता है। ये 3 ग्राम का सैशेट आता है। तो अब जो इसकी डोज होती है, इसको पानी में पूरा घोल लेना होता है 100 ml में, और इसको एक बार में पूरा पी जाना होता है व्यक्ति को। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस सिर चकराना, वैजाइनल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इंडाइजेशन मतलब अपच हो सकती है। तो ये भी जो दवा है ना फॉस्फोमाइसिन, इसको पाइलोनेफ्राइटिस के केस में नहीं दिया जाता। मतलब जब इन्फेक्शन जो होता है वो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर से होता हुआ किडनी तक जब पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में ये दवा नहीं दी जा सकती। तो अब फॉस्फोमाइसिन जो है उसके कुछ और ब्रांड नेम मैं आपको बता देता हूँ। फॉसिरॉल है, ये भी सैशेट है, इसको सिप्ला बनाती है, और नीवोफॉस को सन फार्मा बनाती है। तो अब जो हमारी अगली जो टैबलेट है एंटीबायोटिक, उसका नाम है कॉट्रीमॉक्साजोल।
तो जो कॉट्रिमॉक्साजोल होता है ये कॉम्बिनेशन होता है ट्राइमेथोप्रेम का और सल्फामेथोक्साजोल का। तो जो ट्राइमेथोप्रेम होता है इसमें 160 मिलीग्राम होता है, सल्फामेथोक्साजोल होता है वो टोटल 800 मिलीग्राम होता है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है बैक्ट्रिम DS। तो अब जो इसकी एडल्ट डोज है वो ये है कि इसकी 2 टैबलेट, मतलब एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इसकी दी जा सकती है, और कुल मिला के 5 दिन तक इसको ट्रीटमेंट जो है इसका जारी रखा जा सकता है। तो अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो है फोटोटॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस दवा के मेटाबोलाइट जो है हमारी स्किन और स्किन के नीचे की जो लेयर्स हैं उनमें जाकर ये डिपॉजिट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो ये व्यक्ति जब भी कभी सनलाइट में ये जाता है तो सनलाइट में ये जो मेटाबोलाइट जो स्किन के नीचे डिपॉजिट हुए थे ये उनके साथ सनलाइट के साथ में रिएक्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो स्किन है उसमें एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग ये हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फोटोटॉक्सिसिटी। तो अब जो स्टूल्स होते हैं व्यक्ति को ब्लैक और टैरी हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्किन है उसकी ब्लिस्टरिंग पीलिंग हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि जो स्किन है वो निकल जाती है ना, उसको जैसे उपटना बोलते हैं। और इसके अलावा स्किन का कलर जो होता है वो भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति है वो चेस्ट में टाइटनेस और चेस्ट पेन फील कर सकता है। इसके जो स्टूल का कलर है वो क्ले कलर का हो जाता है। तो अब ये किन को नहीं दी जानी चाहिए कॉन्ट्राइंडिकेशन? ऐसे व्यक्ति जिनको सल्फर ड्रग से एलर्जी है उनको ही नहीं दी जानी चाहिए। तो हम बात करेंगे कॉट्रिमॉक्साजोल के कुछ दूसरे ब्रांड्स के। तो ये सेप्ट्रॉन DS के नाम से आता है और सेपमैक्स के नाम से आता है। तो जो नेक्स्ट जो दवा है जिनको UTI के ट्रीटमेंट में प्रेस्क्राइब किया जाता है वो है सिफेक्सिम 200 टैबलेट्स। तो ये सीफिक्स 200 के नाम से, जिफी 200 के नाम से, इसके अलावा टैक्सिम O के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। तो जो इसकी डोज होती है वो होती है कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, मतलब दिन में 2 बार तक इसको दिया जा सकता है। तो अब अगला जो तरीका है ट्रीटमेंट का वो ये है कि बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स थे जैसे कि सिफेक्सिम था, इनको सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के साथ में दिया सकता है। मतलब जैसे कि जो जिफी टैबलेट थी उसको एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट जो टैबलेट्स आती हैं उनके साथ में दिया जा सकता है। तो ये जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं इसका एग्जाम्पल है एम्पोक्सिन CV 625 और एग्यूमेंटिन 625 ड्यू जिसको बोलते हैं, और ये वारक्लेव के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं, इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे कि जिफी 200 है इसके साथ में दिया जा सकता है। जो अगली प्रकार की हमारी जो दवा है जो कि कॉम्प्लिकेटेड UTIs जो होते हैं, अभी तक मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया ना ये अनकॉम्प्लिकेटेड UTIs के ट्रीटमेंट के लिए था, लेकिन ये जो फ्लोरोकिनोलॉन्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड UTIs जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट में मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है। पहले प्रकार की जो दवा है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेकेंड वन जो है वो है लीवोफ्लॉक्सासिन, थर्ड वन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और फोर्थ वन इज ओफ्लॉक्सासिन। तो अभी जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है सिप्लॉक्स ब्रांड नेम होता है। अब सिप्ला कंपनी इसको बनाती है और ये 500 mg की इसकी ये टैबलेट है। तो ये 500 mg दिन में 2 बार इसको लिया जा सकता है जो कॉम्प्लिकेटेड UTIs हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो जो अगली दवा है हमारी लीवोफ्लॉक्सासिन, उसका जो एक ब्रांड नेम है वो है लीवोफ्लॉक्स 500। तो इसको सिप्ला बनाती है और इसको 500 mg सुबह और 500 mg शाम को, मतलब दिन में 500 mg 2 बार इसको लिया जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड UTIs हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो अब जो हमारी अगली दवा है वो है मॉक्सीफ्लॉक्स 400। तो जो मॉक्सीफ्लॉक्स 400 है इसको दिन में 1 बार जो कॉम्प्लिकेटेड UTIs हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ओफ्लॉक्सासिन 200 टैबलेट्स। जो ओफ्लॉक्सासिन 200 टैबलेट है इसको दिन में टोटल 2 बार जो है इसको लिया जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड UTIs होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार के अन्य वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने मेडिसिन से रिलेटेड जो अन्य वीडियोज़ हैं हमारे उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं।